हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों उठाइए फिर से कॉपी और पेन, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के लिए यूनिट नंबर 8 जिसका अपना नाम है एटम्स एंड न्यूक्लियाई के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और न्यूमेरिकल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। बच्चों आज का जो हमारा अपना पहला टॉपिक होगा वो है रेडियाई ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो कि इस टॉपिक में यूज भी होंगे। तो आइए देखते हैं कि वो पॉइंट्स क्या हैं। बच्चों जैसा कि आप सभी ने ये पढ़ रखा होगा कि मान लीजिए ये है हमारे पास में एक सर्कुलर पाथ, और इस सर्कुलर पाथ का जो अपना रेडियस है वो मैंने मान लिया है बच्चों स्मॉल r। अब मैंने ये माना कि मेरे पास में एक बॉडी है जिसका अपना मास है स्मॉल m। तो आप सभी ये जानते हो कि जब कोई एक m मास की बॉडी r रेडियस के सर्कुलर पाथ में v वेलोसिटी से रिवॉल्व करती है तो उस बॉडी पर मास और वेलोसिटी की वजह से सेंटर से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, और इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है mv²/r। साथ में आपने ये भी पढ़ा होगा कि मान लीजिए ये हमारे पास में एक बॉडी है जिसका अपना मास है स्मॉल m, और इस बॉडी के चलने की जो अपनी वेलोसिटी है वो है v। तो यदि हम किसी बॉडी के मास में उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो जो ये प्रोडक्ट बनता है ना, इसे बोला जाता है लीनियर मोमेंटम। क्या बोला जाता है बच्चों? लीनियर मोमेंटम। मैंने आपसे एक छोटी सी बात ये भी बताई थी कि बोर्स ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसी सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर सकते हैं जिसके अंदर उसका एंगुलर मोमेंटम, क्या चीज बच्चों? एंगुलर मोमेंटम। जो एंगुलर मोमेंटम होता है उस एंगुलर मोमेंटम को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों mrv। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है J = mrv। तो बोर्स ने हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करने के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है mrv, उसकी वैल्यू nh/2π के इक्वल्स होती है। ये चीज आपको बेटा मैंने बोर्स एटॉमिक मॉडल से बताई थी। तो चलिए अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक की। टॉपिक में एक बार फिर से बोले दे रहा हूं कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन बोर्स के अकॉर्डिंग स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो रिवॉल्व करते समय उसकी रेडियस कितनी होगी, उस रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहां पर एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है बच्चों। तो देखिए इधर मैंने ये माना कि ये है हमारे पास में एक एटम। मैंने मान लिया कि ये मेरे पास में एक एटम है और यह है बच्चों इस एटम का अपना न्यूक्लियस। जैसा कि हम सभी जानते हैं न्यूक्लियस का जो अपना चार्ज होता है वो प्लस का Ze होता है। अब आप जानते हो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है बच्चों सर्कुलर ऑर्बिट। तो मैंने ये मान लिया कि ये है एक सर्कुलर ऑर्बिट। फिर हमें ये भी पता है कि इन सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने ये मान लिया कि ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और ये रिवॉल्व कर रहा है बच्चों इस डायरेक्शन में, और इसके रिवॉल्व करने की जो अपनी वेलोसिटी है वो मैंने अपनी मर्जी से बच्चों v लेट कर ली। कितनी लेट कर ली? v। मैंने साथ में यहाँ पर ये भी मान लिया है कि जिस सर्कुलर ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इस सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो है बच्चों स्मॉल r। कितना है जी? स्मॉल r। तो यहां पर होगा ये, जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना स्टार्ट करेगा तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी होता है और होती है इसकी वेलोसिटी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है सबसे पहले इस बेसिस पर फील करेगा बच्चों ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में v वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंटर से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस फोर्स को हम बोलते हैं mv² कितना? r। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। तो पहले मैं इसी बात को यहां पर लिखे देता हूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा बच्चों एफ, इसे मैंने एफ सी से रिप्रेजेंट किया और फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर बाई कितना आर। दूसरी बात, जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इस पर एक तो लग गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप ये भी जानते हो कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में तब रिवॉल्व कर सकती है जब उसके ऊपर सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगे। तो अब यहाँ पर होगा ये कि न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है इसके बीच में लगेगा एक अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाकर इसे अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट। जब अट्रैक्ट करेगा तो उस फोर्स की डायरेक्शन होगी न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ। तो ये जो यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ना, ये ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो ये जो फोर्स यहाँ पर लगा है इसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स सेंटर है। और आप सभी जानते हो कि सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का ही काम करता है। तो मैं यहाँ पर साफ साफ कह सकता हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने इस बात को भी लिखा कि या तो हम कह दें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, या तो कह दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इसे हम कह सकते हैं कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो यहां पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा, यदि मुझे वो लिखना हो तो मैंने उसे बच्चों एफ ई से रिप्रेजेंट किया। और इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में होता है Q1 Q2, मतलब Q1 होता है पहला चार्ज। मैंने माना पहला चार्ज यहाँ पर न्यूक्लियस का है और न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो है बच्चों प्लस का ZE। फिर होता है दूसरा चार्ज होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पर चार्ज है वो मैंने E मान लिया। डिवाइड बाई होता है बच्चों दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर, और यहाँ पर जो सेपरेशन है वो R है, तो डिवाइड में हो जाएगा ये R का स्क्वायर। लेकिन आप सभी ये भी जानते हो कि यहाँ पर जो आया हुआ ये कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं और इसे मैं इन शॉर्ट के से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैंने एक बात यहाँ पर लिखी कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब होगा इसमें आए हुए इस कांस्टेंट को मैं लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पर K, तो ये बन गया K, फिर बन जाएगा ये ZE स्क्वायर और डिवाइड बाई हो जाएगा बच्चों R स्क्वायर, डिवाइड बाई हो जाएगा ये R स्क्वायर। तो यहाँ पर ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, और ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में सिर्फ और सिर्फ तब रिवॉल्व कर सकती है जब उस पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे को करते हैं बच्चों बैलेंस। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मैंने इस बात को लिखा कि बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FC के। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की आपने वैल्यू इतनी कैलकुलेट की है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर K ZE स्क्वायर और डिवाइड बाई हो जाएगा ये R स्क्वायर इक्वल्स टू में आएगी ये चीज़, बोले तो कितना बच्चों MV स्क्वायर बाई कितना R। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस R से इसकी पावर कैंसिल, बचा क्या बच्चों, अब जो चीज़ बची है वहाँ से रेडियस का फॉर्मूला उसमें से बना लो। तो यहाँ से जो रेडियस का फॉर्मूला बनेगा R का वो बन जाएगा कितना, वो बनेगा K ZE स्क्वायर और डिवाइड बाई हो जाएगा MV स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो टर्म बनी है बच्चों ये है रेडियस के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला, लेकिन बड़े ध्यान से सुनेंगे, इसे मैंने बच्चों इक्वेशन नंबर 1 मान करके छोड़ दिया। अब आप सभी इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम कोई एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो बच्चों वो फॉर्मूला वैलिड तब होता है जब उस फॉर्मूले के अंदर आई हुई सारी टर्म्स कांस्टेंट की फॉर्म में होती हैं। तो आइए चेक करते हैं इस फॉर्मूले को। यहाँ पर आप सभी जानते हो कि आया हुआ जो K है, ये जो K है
ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। बात करते हैं जेड की, जेड होता है एटॉमिक नंबर, ये भी एक कांस्टेंट होता है। ई है यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है। बात करते हैं एम की, तो एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है। लेकिन इस फॉर्मूले में आया हुआ जो स्मॉल वी है बच्चों, ये स्मॉल वी होती है वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व करने की वो कभी फिक्स नहीं होती, वो ऑर्बिट टू ऑर्बिट वेरी करती है। जैसे जैसे ऑर्बिट चेंज होंगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी क्या करती है, वेरी। तो यहाँ पर अभी जो हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें आया हुआ स्मॉल वी कांस्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हमें करना कुछ ऐसा होगा कि ये जो फॉर्मूला है इसमें से v को कांस्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा बच्चों। तो बड़े ध्यान से आप देखेंगे, अब जरा ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी जो मैं आपको बताने वाला हूं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहां पर बोर्स एटॉमिक मॉडल की, जब ये बोर्स एटॉमिक मॉडल है तो ये बोर्स के पोस्टुलेट को भी फॉलो करेगा। अब आप सभी जानते हो कि जो बोर्स नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने एक छोटी सी बात कही थी, और वो बात क्या है, उन्होंने कहा था बच्चों, मैं लिखता हूं इस बात को कि बट अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, बट अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग, मैंने बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी बात कही है, जब ये एटम है तो ये बोर्स एटॉमिक मॉडल को भी फॉलो करेगा। और बोर्स एटॉमिक मॉडल ये कहता है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर सकता है जिसके अंदर रिवॉल्व करते समय उसका एंगुलर मोमेंटम इतना होता है। तो मैं इस बात को यहाँ पर लिख देता हूँ कि बट अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए था जे, उसकी वैल्यू NH/2π के बराबर होनी चाहिए थी। जे होता है बच्चों एंगुलर मोमेंटम, इसकी वैल्यू होनी चाहिए NH/ किसके, 2π के। लेकिन हम यहाँ पर ये भी जानते हैं कि जो जे है उस जे का फॉर्मूला MRV होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ MRV इक्वल्स टू हो जाएगा NH/2π। NH/ कितना होगा बच्चों, 2π। अब यहाँ से क्योंकि जो आई हुई वेलोसिटी है, हमें वेलोसिटी की ही तो वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ से आप मेरे कहने से है ना v के लिए एक एक्सप्रेशन बना लीजिए, यहाँ से v की वैल्यू फाइंड कर लो। तो यहाँ से जब हम फाइंड करेंगे v की वैल्यू, तो v कितना निकल कर आएगा, वो हो जाएगा बच्चों NH/2π और डिवाइड में हो जाएगा mr, NH/2π इंटू mr। ये हो गई यहाँ पर n की वैल्यू। बड़े ध्यान से आपको देखना है बच्चों, मैंने यहाँ पर ये v की वैल्यू निकाल ली। अब आप मेरे कहने से इस v की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, तो मैंने इस बात को लिखा यहाँ पर कि पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब आप इस चीज़ को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो देन यहाँ पर जो बच्चों रेडियस का एक्सप्रेशन था वो था kZe², kZe² और डिवाइड में था m इंटू वी। लेकिन अब मैं यहाँ पर v की जगह ये वैल्यू पुट करूँगा, और v की ये वैल्यू है कितनी, वो है बच्चों NH डिवाइडेड में हो जाएगा कितना, ये 2π m इंटू कितना r, और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। तो अब जरा ध्यान से आप देखेंगे, देखिए बच्चों, इस वाली टर्म को बच्चों मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से आपको देखना है। यहां से जो ये r आएगा, तो बच्चों देखिए होगा क्या, अब यहां से ये जो r है, इस r के लिए यदि मैं आपसे बात करूं तो पहले आएगा kZe², और डिवाइड में है ये m। अब ब्रैकेट में आई हुई चीज़ का क्योंकि हमें स्क्वायर करना है, तो पहले आएगा वहाँ पर n² और इनटू में होगा h²। अब ये जो नीचे वाली टर्म है इसका स्क्वायर भी कर लो और साथ के साथ उस टर्म को ऊपर लिख दो, तो इनटू में हो जाएगा बच्चों ऊपर 4π² और ये हो जाएगा m² इंटू r², m² इंटू r²। अब होगा ऐसा, इसमें से जो चीज़ें कट रही हैं उन्हें काट लो। अब कटेगा क्या, आप यहाँ से देख रहे हो, इस r से इसकी एक पावर कैंसिल होगी और यहाँ पर m से इसकी ये पावर कैंसिल होगी, तो बचा हुआ अब यहाँ से r का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ से r की जो वैल्यू निकल कर आएगी ना, r की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी n² h²
डिवाइड बाई ये जितनी भी चीज़ें हैं इन्हें नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा, पहले मैं अरेंज करके लिखता हूँ 4 पाई स्क्वायर इंटू में आएगा ये m, क्योंकि m की केवल पावर कटी थी, m के z² इतना बचेगा। तो अब बच्चों ये जो मैंने फाइनली फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव किया है, इस फॉर्मूले को एक बार चेक करते हैं क्या इसमें आई हुई सारी टर्म कांस्टेंट है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये भी कांस्टेंट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो n की वैल्यू फिक्स होगी 1, सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो n की वैल्यू कितनी होगी 2, तो n की वैल्यू फिक्स होती है। h होता है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, h होता है बच्चों यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट ही होता है। 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, z क्या है यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो कि कांस्टेंट होता है। बात करते हैं E की, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है। तो अब जो फाइनली हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है, इसमें आई हुई सारी टर्म्स बच्चों कांस्टेंट की फॉर्म में है, और जब ये सारी टर्म्स कांस्टेंट की फॉर्म में है तो ये फॉर्मूला होगा वैलिड। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम इलेक्ट्रॉन किस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उस सर्कुलर ऑर्बिट का यहाँ नंबर प्लेस करके उसकी जो रेडियस है उसे कैलकुलेट करते हैं। बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब जो बात मैं आपसे बताने वाला हूँ, अगर एग्जाम में रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए एक्सप्रेशन आपसे पूछ लिया जाए तो हमें ये एक्सप्रेशन यहीं पर इतना ही छोड़ देना है, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ से आगे करने हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, और ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है जरूरी नहीं कि हमेशा हमें याद रह पाए, तो अब इस फॉर्मूले को और भी शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए मैं इसे थोड़ा आगे प्रोसीड करता हूँ। तो अब जो मैं करने वाला हूँ ना बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पॉइंट से ही इंपॉर्टेंट होगा, और बच्चों याद रखेंगे कि ये जो चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में आई साल ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बेटा एक एक बात को आप लिखेंगे और लिख करके प्रैक्टिस भी साथ के साथ करेंगे। चलिए प्रोसीड करते हैं आगे। देखिए अब जैसा कि आप सभी जानते हो, ये जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है इसमें आया हुआ n होता है नंबर ऑफ सेल, कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका नंबर होता है, और ये बच्चों फिक्स होता नहीं, जब तक कहेगा नहीं तब तक n की वैल्यू फिक्स होगी नहीं। बात करते हैं h की, तो यहाँ पर आया हुआ जो h है वो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। बात करते हैं बच्चों 4 और पाई की, इनकी वैल्यू आप सभी जानते हो। यदि बात करें m की, तो m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻ कितना 31 kg। उसके बाद में आता है k होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसकी अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ 9 इंटू 10⁹। बात करते हैं E की, E है बच्चों चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू आप सभी जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है। अब आप मेरे कहने से इन सभी न्यूमेरिकल वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कीजिए। जब आप इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करोगे तो जो रेडियस होगी, क्या होगी बच्चों रेडियस, उसके लिए एक्सप्रेशन बनेगा कि जो r होगा उसमें पहले n की बात करें तो n की वैल्यू हमें नहीं पता तो n स्क्वायर करके छोड़ दिया। बात करते हैं h की, तो h की जो वैल्यू है वो है कितनी, वो है बच्चों 6.6 इंटू 10⁻34, और इसका करेंगे हम क्या यहाँ पर स्क्वायर। अब डिवाइड में यदि आपसे बात करूँ तो 4 पाई की वैल्यू आपको लिखनी है 3.14, और उसका भी करना है होल स्क्वायर। साथ में बात करेंगे m की वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू में करेंगे k की बात, k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻ कितना बच्चों 9। फिर करेंगे हम z की बात। अब z क्योंकि हमें पता नहीं, जो चीज़ हमें पता नहीं उन्हें एज इट इज छोड़ दो, तो हो जाएगा z। कितना हो जाएगा बच्चों z। और बात करेंगे अब किसकी E की, E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होता है बच्चों कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना 19। तो बच्चों होगा ऐसा, जब हम यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं तो हमारा जो एक्सप्रेशन फाइंड होता है ना वो r इक्वल्स टू 5.29 इंटू 10⁻11 इंटू में आता है n स्क्वायर
और अपॉन में होता है कितना, जेड, एन स्क्वायर बाई जेड। इतने मीटर आ जाता है बच्चों निकल करके, इतने मीटर ये आता है निकल करके। तो ये रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला आ चुका है। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर ड्राइव किया है ना, इस फॉर्मूले में करना सिर्फ आपको इतना होगा कि एटम के लिए जेड की वैल्यू पुट करनी है और जिस ऑर्बिट की रेडियस आपसे पूछी गई है उस रेडियस का नंबर पुट करना है और रेडियस बेटा निकल करके आ जाएगी। लेकिन यदि मैं यहीं पर आपसे बात करूं कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे मान के चलो मैंने आपसे कह दिया कि अब मैं यहाँ पर स्पेशली बात करता हूँ हाइड्रोजन एटम की, स्पेशली बात करता हूँ बेटा हाइड्रोजन एटम के लिए। तो जैसे ही हाइड्रोजन एटम आपसे कहेगा तो तुरंत आपके माइंड में एक फिगर क्रिएट होनी चाहिए कि हाइड्रोजन एटम के लिए, किसके लिए बच्चों, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू होती है 1। तो जैसे ही आप यहाँ पर जेड की वैल्यू 1 पुट करोगे, लेकिन आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट अभी भी नहीं पता कि आपको रेडियस पहली ऑर्बिट की फाइंड करनी है या दूसरी की, तो हम करते क्या है, यहाँ पर ये जो रेडियस है, अगर हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो जेड की वैल्यू तो 1 हो गई, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन का ये डिसाइड नहीं है कि आपको पहली ऑर्बिट की रेडियस चाहिए, दूसरी की चाहिए या तीसरी की चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर आया हुआ है n, तो अब जो हम रेडियस फाइंड करेंगे वो होगी nth ऑर्बिट के लिए। तो जो Rn यहाँ से निकल कर आएगा वो हो जाएगा बच्चों 5.29 और इंटू में हो जाएगा 10⁻⁻11 n स्क्वायर, इतने मीटर होगा बच्चों, इतने मीटर होगा, ये होगा बच्चों इतने मीटर। अब आप मेरे कहने से इसे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लीजिए। क्या मान लीजिए बच्चों, स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लीजिए। तो मान लो मैंने इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन 1 नाम दे दिया। होगा अब ऐसा, अगर यहां पर भी मैं आपसे ये कह दूं कि मैं पहली ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, कौन सी ऑर्बिट की बात कर रहा हूं बच्चों, पहली ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन का केस है, उसमें भी अब मैंने आपसे ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो मैं इस बात को यहां लिख देता हूं कि फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट के लिए आप सभी जानते हो, पहली ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 होगी। कितनी होगी बच्चों, n की वैल्यू 1 होगी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। जब n की वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो यहां से जो निकल करके वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों R1 की, क्योंकि n को 1 पुट करना है। तो R1 की जो वैल्यू होगी इन केस ऑफ हाइड्रोजन वो हो जाएगी 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, इतने होगी बच्चों क्या वो मीटर। तो ये है हाइड्रोजन एटम के लिए वो केस जिसमें आप पहली ऑर्बिट की रेडियस फाइंड करते हो। लेकिन अब आप एक बात पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गौर दीजिए, आप मेरे कहने से एक बार इस Rn के फॉर्मूले को देखिए। nth ऑर्बिट में जो रेडियस है, nth ऑर्बिट की रेडियस के लिए जो एक्सप्रेशन था उसे देखिए और एक बार इसे देखिए। तो जितना पार्ट इसमें यहां पर लिखा हुआ है उतना ही सेम पार्ट Rn में ये लिखा हुआ है। तो यदि मैं इसे और इसे, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करूं, तो मैंने इस बात को लिखा कि अगर मैं आपसे बात करूं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से, तो उस इक्वेशन में आए हुए इतने पार्ट को मैं इस इक्वेशन के बेसिस पर R1 कह सकता हूं बच्चों। क्या कह सकता हूं जी, R1। ध्यान से सुन लो, हाँ जी आपसे ही बात कर रहा हूं, ध्यान से। इधर कहाँ, इधर देखिए, ये हो जाएगा बच्चों कितना, Rn इक्वल्स टू, इतने पार्ट को लिखूंगा मैं कितना, R1 कितना लिखूंगा, R1, और इनटू में क्या बचा है, n स्क्वायर। सुन लीजिए बच्चों क्या लिखा है ये, n स्क्वायर मीटर। तो ये जो मैंने फॉर्मूला फाइंड किया है ना, ये एक सिंपल से सिंपल फॉर्म मैंने यहाँ पर बना दी। अब होता क्या है, यदि आपको हाइड्रोजन एटम का केस दे दे, अगर बात करूं तो आपके सिलेबस में भी जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम से ही रिलेटेड होंगे। तो यदि आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद रहे, चाहे आपको क्वेश्चन में 1000 वैल्यू दे दे और कहे कि फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, तो आपको ये वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पर n की वैल्यू सिंपल फॉर्म में 4 रख देनी है और आंसर निकाल लेना है। लेकिन बहुत सारे केसेस में आपको R1 पता होगा। अब इस फॉर्मूले की सिंपल बात देखिए बच्चों, कह देता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी रेडियस इतनी है, R1 आपको दे देगा, कहेगा कि यदि दूसरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करे तो रेडियस कितनी होगी, थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करे तो रेडियस कितनी होगी।
तो R1 आपको पता होगा, सेकंड ऑर्बिट के लिए पूछा तो n की वैल्यू कितनी पुट करनी है, सेकंड बोले 2, और यदि सेकंड ऑर्बिट के लिए पूछे या थर्ड के लिए पूछे तो n की वैल्यू केवल आप चेंज करेंगे और एक्सप्रेशन आगे फाइंड करेंगे। तो चलिए बच्चों बात करेंगे अब एक क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है ये CBSE 2010 में पूछा जा चुका है और NCERT का भी है, तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में कहा गया है कि द रेडियस ऑफ इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। मतलब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जब इनरमोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इनरमोस्ट से मतलब हो गया पहली ऑर्बिट में, जब वो पहली ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसका जो रेडियस है वो 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर आपको दे दिया। और इन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द रेडियस ऑफ n = 2 और n = 3। मतलब जब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसका रेडियस कितना है वो आपको दे रखा है, और पूछा गया है कि सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा और थर्ड का कितना होगा। तो बड़े ध्यान से आपको देखना है बच्चों। यहां पर यदि मैं बात करूं तो यहां पर R1 की जो वैल्यू होगी, R1 की वैल्यू बच्चों दे रखी है कितनी, 5.3 इंटू 10⁻⁻ कितना 11 मीटर दे रखी है। अब इन्होंने पूछा है कि R = 2 कितना होगा और R3 मतलब रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट कितनी होगी। तो ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो Rn होता है, Rn होता है वो Rn होता है बच्चों R1 × n², R1 × n²। अब आप इस फॉर्मूले को दो पार्ट में लिखेंगे। एक बार आप लिखेंगे किसके लिए, एक बार आप लिखेंगे R2 के लिए, मतलब एक बार लिखेंगे जब n की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी है 2 के लिए, और एक बार यहाँ पर n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 3। तो निकल कर आएगा बच्चों R2, जो R2 आएगा वो हो जाएगा कितना, यहाँ पर आएगा पहले R1, वो हो जाएगा 5.3 इंटू 10⁻⁻11 और इंटू में हो जाएगा बच्चों कितना n की जगह यहाँ पर पुट करना है आपको 2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे तो निकल कर आएगा R2, क्या निकल कर आएगा बच्चों R2। फिर ऐसे ही आपको निकालना है R3। अगर मैं R3 की बात करूं तो R3 के लिए हो जाएगा 5.3 इंटू 10⁻⁻ कितना 11 और इंटू में n की जगह अब आपको कितना पुट करना है 3, तो हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो निकल कर आ जाएगा बच्चों R3। अब आपके जो भी आंसर यहाँ से निकल करके आए उन आंसर्स को दिए हुए आंसर से मैच कर लीजिएगा, वो ही बच्चों करेक्ट आंसर होंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लास्ट करेंगे इसी क्वेश्चन के साथ, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब हमें इजाज़त दीजिए। थैंक्स।